ये कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो न सिर्फ कमजोर है बल्कि पूरी तरह से कंगाल भी है। गुंडों को उसे तंग करने में बड़ा मजा आता है और जिस अमीर लड़की से वो प्यार करता है वही उसे सबसे ज्यादा नफरत करती है। सच कहें तो वो उसकी गरीबी को हिकारत की नजर से देखती है। लेकिन यह सब एक दिन अचानक बदल जाता है जब एक रहस्यमयी वायरस इंसानों को मांसखोर जॉम्बीज में बदलने लगता है। कुछ ही वक्त में पूरी दुनिया एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक खेल का मैदान बन जाती है जहां हर किसी को अपनी जान खुद ही बचानी पड़ती है। अब किसी के पास कितना पैसा है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। पैसे अब बस कागज के बेकार टुकड़े बन चुके हैं। और किस्मत देखो, वही लड़की आना जो कभी हमारे गरीब हीरो को नीचा दिखाने में मजा लेती थी, अब उसी के साथ रहना चाहती है ताकि अपनी जान बचा सके। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, चलिए शुरुआत में लौटते हैं ताकि पूरी कहानी का सही संदर्भ मिल सके। एक आम गर्मी की सुबह है। एक छोटे से अपार्टमेंट के कमरे में हमारा नायक मिंजून रहता है। लगता है भाई ने बीती रात गेम्स खेलते हुए जमकर मस्ती की है क्योंकि उसका कंप्यूटर अब भी ऑन है। वो गहरी नींद में सोया हुआ है, लेकिन उसकी ये शांति फोन के अलार्म की तेज आवाज से टूट जाती है। जैसे कि हमेशा होता है, अलार्म की आवाज बेहद परेशान करने वाली है। मिंजून खुद को किसी तरह मजबूर करता है कि फोन उठाकर वो आवाज बंद करे। स्कूल भी जाना है तो बेमन से बिस्तर छोड़ता है। किचन में जाकर देखता है तो फ्रिज पर माँ का एक नोट चिपका हुआ मिलता है, आज खुद खाना बना लेना, मैं काम पर जा चुकी हूँ। थोड़ी देर बाद वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है और अपने अंधेरे से अपार्टमेंट से बाहर निकल पड़ता है। वो जिस सस्ते इलाके में रहता है वहां से सामने दिखती आलीशान बिल्डिंग्स को देखता है। भाई को वहां रहने वाले अमीर बच्चों से जलन होती है जबकि वो खुद गरीबी में जूझ रहा है। लेकिन जिंदगी की शिकायतें करने से कुछ हासिल नहीं होता तो वो चुपचाप स्कूल की ओर बढ़ता है। स्कूल का नाम है सियांगुन हाई स्कूल। यहां भी मिंजून की जिंदगी कोई खास आसान नहीं है। हमेशा की तरह कुछ गुंडे उसे बेवजह परेशान कर रहे हैं। वो लोग मजे ले रहे हैं जबकि मिंजून जमीन पर गिरा हुआ है। इन गुंडों का लीडर है पार्क सियोंग बिन, 18 साल का, सेकेंड ईयर, क्लास 3 का स्टूडेंट। जैसे ही सियोंग बिन मिंजून का मजाक बना रहा होता है तभी एक लड़की की आवाज गूंजती है जिससे सियोंग बिन रुक जाता है। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ वहां आई है। उसे सियोंग बिन की ये बचकानी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो हमेशा कमजोर लोगों को तंग करता है। हालांकि उसे खुद मिंजून भी पसंद नहीं है, वो भी उसे बेकार समझती है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि सियोंग बिन स्कूल की इज्जत खराब कर रहा है। उस लड़की का नाम है हान याना, 18 साल की, क्लास 2, सेक्शन 3। सियोंग बिन फौरन बिहेवियर चेंज कर लेता है और मिंजून से ऐसे बात करने लगता है जैसे वो उसका जिगरी दोस्त हो। असल में मिंजून उसके लिए बस एक क्लास का मस्खरा है। उसके साथ मजे करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। याना की बात फिर भी सही है, स्कूल में बेवजह हंगामा करना गलत है। अगर सियोंग बिन को खेलना है तो स्कूल के बाहर जाकर खेले। सियोंग बिन फिर भी कहता है कि याना तो खुद मिंजून से सबसे ज्यादा नफरत करती है, फिर अब नैतिकता की बातें क्यों कर रही है। याना खुद को डिफेंड करती है। वो मानती है कि उसे मिंजून पसंद नहीं, लेकिन कम से कम वो उसे मारती पीटती तो नहीं जैसा सियोंग बिन करता है। यहाँ पता चलता है कि याना और मिंजून क्लासमेट्स हैं और मिडिल स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, जैसे मिंजून सियोंग बिन को भी जानता है। अब आगे बढ़ते हैं। सियोंग बिन याना को ऑफर देता है कि वो उसके साथ चले क्योंकि वो आज एक नए लड़के से मिलने वाला है, लेकिन याना साफ मना कर देती है। उसे पिछली बार की घटना याद है। पिछली बार जब वो गई थी तो मिंजून के सेमी अपार्टमेंट में थी। वहां गंदगी, बदबू और गरीबी का माहौल था। अब वो वहां कभी नहीं जाएगी। इस प्रिंसेस के इतने हाई स्टैंडर्ड्स होने का कारण ये है कि वो उसी हाई एंड अपार्टमेंट में रहती है जो हमारे हीरो को रोज अपने घर से दिखती है। उसके माता पिता एक हॉस्पिटल डायरेक्टर और प्रोफेशनल्स हैं, यानी वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है। वो हमेशा सोशल मीडिया पर नई नई तस्वीरें डालती रहती हैं और स्कूल के लगभग सभी लोग उसके फैन हैं। ऊपर से पढ़ाई में भी वो टॉप करती है, यानी खूबसूरती और दिमाग दोनों में अव्वल। अफवाह है कि अगले साल वो अमेरिका पढ़ाई के लिए जाएगी। वो परफेक्ट लगती है, जैसे उसकी जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हल उसे नहीं मिल रहा। उसे गरीब और कमजोर लड़कों से सख्त नफरत है। और ये डिस्क्रिप्शन किस पर सबसे ज्यादा फिट बैठता है? हाँ, मिंजून पर। अब चलिए यादों की गलियों में चलते हैं जहां ये सब शुरू हुआ था। 8वीं क्लास में जब मिंजून और याना एक ही क्लास में थे, मिंजून ने हिम्मत करके उससे दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन याना ने हमेशा उसकी बातों का जवाब हिकारत और चिढ़ के साथ दिया। उसके लिए मिंजून बस एक बदबूदार लड़का था जो उसके पीछे पीछे मच्छर की तरह घूमता था और ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। भले ही उनके घर एक ही रास्ते पर थे, याना उसके साथ चलने तक को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने उसे बोला कि कोई दूसरा रास्ता पकड़ ले ताकि उसे उसकी बदबू सहनी न पड़े। इसी पल मिंजून को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया। ये लड़की सच में उसे पूरी जान से नफरत करती थी। और अगर खुशबू की बात करें तो उसने नोटिस किया कि वो लड़की हमेशा लग्जरी परफ्यूम की खुशबू में डूबी रहती थी। उसके लिए शायद
यही दौलत की खुशबू थी। आमतौर पर जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाता है तो दिल में उसके लिए नफरत आ जाती है, लेकिन मिंजुन की फीलिंग्स कभी नहीं बदली। भाई वाकई हद से ज्यादा लॉयल था। वो हमेशा उसके बगल में बैठता रहा, चाहे वो लड़की उसे ताने मारती रहे या पब्लिकली इंसल्ट करती रहे। साल दर साल सेम स्कूल सेम क्लास और वही एक तरफा क्रश। लगातार बेइज्जती के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। एक टाइम आया जब उसने खुद से सवाल करने शुरू कर दिए, क्या मैं पागल हूं जो उस लड़की से प्यार कर रहा हूं जो हर मौके पर मुझे नीचा दिखाती है। लेकिन मिंजुन की जिंदगी हमेशा से ऐसी रही है, सोंग बिन से फिजिकल पिटाई और याना से इमोशनल टॉर्चर। वेलकम टू द लाइफ ऑफ अ सर्टिफाइड लूजर। बाद में मिंजुन अपने दो दोस्तों के साथ बैठा है और दोनों दोस्त बस एनिमे की बातें कर रहे हैं जैसे हार्डकोर ओटाकुस करते हैं। मोटा वाला दोस्त तो पूरी तरह एनिमे का दीवाना लगता है, जबकि उसके बगल में बैठा दुबला पतला लड़का बसून हो थोड़ा कम इन्वॉल्व है। दो मिंजुन बस चुपचाप बैठा है जैसे कोई बैकग्राउंड एनपीसी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। चलो मिलवाते हैं। दुबला पतला है बेसून हो, उम्र 18 साल। मोटा वाला है बांगजुन, सेम उम्र। हालांकि सुनहो और बांगजुन की क्लास मिंजुन से अलग है, लेकिन ये दो ही दोस्त हैं जिनकी पर्सनालिटी मिंजुन से कहीं ना कहीं मैच करती है। बस फर्क ये है कि उन्हें कोई बुली नहीं करता, जबकि मिंजुन हमेशा इजी टारगेट बन जाता है। कभी कभी भाई को इनसे जलन भी होने लगती है। उसे लगता है कि ये दोनों बस लकी हैं और सारी गंदगी उसकी किस्मत में लिखी है। तभी उसके दोस्तों ने पूछा, चल लुमिना कॉन्सर्ट चलते हैं? अगर हाँ बोलेगा तो एक्स्ट्रा टिकट ले लेंगे। फोन में जो मॉडल थी वो हॉट लग रही थी, लेकिन मिंजुन को अब ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। सच कहें तो अब उसे आइडल्स में भी कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा। उसके दोस्तों को लगता है कि भाई बहुत कुछ मिस कर रहा है। अब जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि मिंजुन अब ऑलमोस्ट डेड सा दिखने लगा है। जब वे बाहर निकलते हैं तो दोस्त उसके डिप्रेशन पर मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि उसे दुखी होने का कोई रीजन ही नहीं है। क्लास में मिंजुन बस ये चाहता है कि दिन जल्दी खत्म हो ताकि इस बकवास जिंदगी से कुछ देर के लिए ही सही निकल सके। तभी वो सोंगबिन और उसके गैंग को सुनता है जो किसी लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसने जब उन्हें तंग किया तो सीधा घूर कर जवाब दिया। वो लड़का थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन गैंग को पूरा यकीन था कि सोंगबिन उसे चुटकी में गिरा सकता था। पता चलता है कि वो लड़का नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भागा है। गैंग उसका मजाक उड़ा रही है, अपने मम्मी पापा को छोड़कर भाग आया डरपोक। उसी वक्त वो लड़का कांग हाको वहां आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। और वो ऐसा लड़का नहीं है जो इन चीजों को यूं ही जाने दे। सोंगबिन की ईगो को तब जोर का झटका लगता है जब हाको उसे वैसे घूरता है जैसे वो कोई इंपॉर्टेंट इंसान ही ना हो। सोंगबिन उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन हाको बिना किसी डर के बस कामली बोलता है, दूसरों के बारे में बकवास करने से पहले अंजाम के लिए तैयार रहना सीखो। सोंगबिन कॉलर छोड़ता नहीं है, पर उसके गुंडे बीच में आकर सिचुएशन संभाल लेते हैं। आखिरकार सोंगबिन हाको को छोड़ देता है, लेकिन जाते जाते धमकी देना नहीं भूलता, तुझे बाद में देख लूंगा। ये सब हो रहा है और मिंजुन पीछे बैठा बस एक ही बात सोच रहा है, कब मिलेगा मुझे इस नरक से छुटकारा। स्कूल खत्म होते ही मिंजुन घर की तरफ चल पड़ता है। दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे हैं। अब वो सीरियसली स्कूल छोड़ने के बारे में सोच रहा है। उसके लिए यही रास्ता बचा है, इस बकवास जिंदगी से बाहर निकलने का। और अब उसने फैसला कर लिया है, कोई पीछे मुड़ना नहीं। इसी बीच सोंगबिन और उसके गुंडे फिर रास्ता रोक लेते हैं। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं, जैसे कोई शिकार फंस गया हो। सोंगबिन मिंजुन से कहता है कि सामने वाली औरत से सिगरेट्स मंगवाए, क्योंकि वो लोग अंडरएज हैं। मिंजुन जानता है कि ये बस एक और बहाना है उसे नीचा दिखाने का, लेकिन इस बार मिंजुन बिना कोई जवाब दिए बस उन्हें इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। सोंगबिन का गुस्सा फट पड़ता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वो और उसके गुंडे मिंजुन को पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं और उसे एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट में फेंक देते हैं। सोंगबिन के हाथ में एक ईंट है और वो मिंजुन के सिर पर बार बार वार करता है। उन्हें लगता है कि इस पिटाई से मिंजुन सुधर जाएगा, लेकिन अब मिंजुन की लिमिट पार हो चुकी है। टूटी हुई आवाज में वो कहता है, मार डालो, अब जीने का मन नहीं है। मरना ही उसे इस नर्क से आजादी दिला सकता है। और तभी दूसरा लड़का बोलता है, अरे यार अब तो थोड़ा बुरा लग रहा है तेरे लिए। सोंगबिन फिर हंसने लगता है। खैर क्या ही कहें, किस्मत कभी भी पलट सकती है। जो सुन के वो और भड़क गया और फिर मिंजुन को एक जोरदार किक मारता है। जाने से पहले वो हरामी एक आखिरी धमकी देता है, अगर मिंजुन कभी भी खुदकुशी करने की कोशिश करता है और अपने सुसाइड नोट में सोंगबिन का नाम लिखता है तो वो कसम खाता है कि मिंजुन की मां को ढूंढ निकालेगा और उसी वक्त उसे भी मार डालेगा और अपने साथियों को। मुंह बंद करने और यहाँ से निकलने का कहकर वे लोग मिंजुन को कंस्ट्रक्शन साइट पर टूटा फूटा छोड़कर चले जाते हैं। जैसे जैसे सुबह का उजाला फैल रहा है, मिंजुन वहां से अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, काश कल तक दुनिया ही खत्म हो जाए। लेकिन उसे पता है ऐसा होने वाला नहीं। तभी वो लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट की ओर देखता है और सोचता है अब उसके पास सबसे अच्छा विकल्प यही है कि वो उस लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट की छत पर चढ़ जाए, जिसे वो कब से देख रहा है
और कूद जाए। सब कुछ चंद मिनटों में खत्म हो जाएगा। मुझे अब किसी भी चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इस दुख भरी जिंदगी को जीने का मेरे पास कोई कारण नहीं बचा है। सब कुछ खो चुका हूँ और अब कुछ भी मायने नहीं रखता। इसी सोच के साथ वो अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगता है, सब कुछ खत्म करने के इरादे से। तभी उसकी मुलाकात याना से होती है, जो शायद उसे सबसे ज्यादा हेट करती है। याना को देख के मिंजुन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, आज इसमें मुझे क्यों बुलाया। मिंजुन को देख के ही वो चिढ़ जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों घूम रहा है, जब ये उसका घर भी नहीं है। मिंजुन की हालत देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो यहाँ डिलीवरी करने नहीं आया, बल्कि उसे लगता है कि मिंजुन यहाँ चोरी करने आया है। जाहिर है वो उसे याद दिलाती है कि वो कितना बेकार है। ये सब सुन के मिंजुन शौक हो जाता है, उसे एक झटका सा लगता है और यही वजह है कि मिंजुन यहाँ सब कुछ खत्म करने आया था। फिर वो सोचता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसे लोगों के बीच नहीं होना चाहिए जैसे तुम हो। शायद यही सबसे बड़ा बोझ बन गया है, खुद को गलत जगह पर पाना। दूसरी तरफ लड़की उसके छोटे चेहरे को देखकर पूछती है कि क्या किसी ने उसकी पिटाई की है। मिंजुन को ऐसे देख के याना को सच में गुस्सा आता है कि मिंजुन कभी अपने लिए खड़ा नहीं होता और हमेशा कुत्ते की तरह मार खाता रहता है। एक बार पिटने के बाद अगली बार कम से कम अपनी खातिर खड़े तो होना चाहिए, चाहे फिर से मार ही क्यों ना खानी पड़े। तुम जैसे किसी को देखकर तो मुझे खुद पर ही इतनी ज्यादा शर्म आती है। सच में खामोश रहना हर बार हल नहीं होता, कभी कभी जवाब देना भी जरूरी होता है। वो काफी देर तक उसे सुनाती रहती है और आखिरकार मिंजुन चुपचाप पलटकर अपार्टमेंट बिल्डिंग के उल्टे रास्ते पर चल पड़ता है। वो घमंडी फिर भी बड़बड़ाती रहती है कि मिंजुन उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन आखिर में हार मानकर कहती है कि वो कल फिर बात करेगी। बाद में मिंजुन अपने बदबूदार और तंग अपार्टमेंट में लौटता है। गुस्सा शांत करने के लिए वो अपना पीसी ऑन करता है, हेडफोन पहनता है और वीडियो गेम्स में डूब जाता है और कहता है कि ये कितना बकवास है। जो कुछ भी हुआ उस पर सोचते हुए उसे लगता है कि याना गलत भी नहीं कह रही थी। मैंने मरने का ख्याल सिर्फ हानियना की वजह से छोड़ दिया था, वरना तो मैंने सब खत्म करने का फैसला कर ही लिया था। इसी वजह से वो अब स्कूल नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। कल से वो नौकरी ढूंढेगा और अपनी माँ की मदद करेगा घर खर्च चलाने में। रात हो जाती है और मिंजुन अब भी अपने FPS गेम में दुश्मनों को उड़ा रहा है, ज़ॉम्बीज के झुंड को मारता जा रहा है। तभी उसके दोस्त लाइव चैट में कहते हैं कि वो अब गेम छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं, जो मिंजुन को बिल्कुल समझ नहीं आता। आखिर अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं, अभी तो 2 घंटे बाकी हैं। तभी उसके दोस्त उसे ब्रेकआउट की इमरजेंसी न्यूज के बारे में कहते हैं। बाहर की दुनिया में अभी अफरा तफरी मची है और उसी वक्त मिंजुन अपने अपार्टमेंट के बाहर शोर सुनता है। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजे पर पहुंच के वो कहता है, कौन है? तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। खोलने से पहले वो पीप होल से देखता है, लगता है ऊपर वाला कोई पड़ोसी है, कांपती आवाज में दरवाजा खोलने को कह रहा है। मिंजुन सोचता है कि वो आदमी फिर से नशे में है, लेकिन उसे नहीं पता कि अब वो उसका वही शराबी पड़ोसी नहीं रहा। मिंजुन फिर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही वो देखता है कि उस आदमी के पूरे शरीर पर खून है, पेट पर गहरा घाव है। उसे ऐसी हालत में देख के मिंजुन सोचता है कि शायद वो बुरी तरह घायल हो गया है और इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने का कहता है। तभी वो जॉम्बी बना आदमी एक भयानक चीख मारता है और मिंजुन पर झपट पड़ता है। वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, जॉम्बी उसके ऊपर। मिंजुन आखिरकार उसे लात मारकर दूर फेंकता है और समझ जाता है कि ये आदमी अब नॉर्मल नहीं रहा। वो जल्दी से भागकर अपने अपार्टमेंट में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, सांसें तेज हैं और टांगें कांप रही हैं। वो कांपते हुए सोचता है, ये हो सब क्या है? और अब उसे यकीन हो जाता है कि वो पागल आदमी उसका आम पड़ोसी नहीं था। वो फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं मिलता। तभी उसे अपने फोन की स्क्रीन पर ढेरों इमरजेंसी अलर्ट्स दिखते हैं। उनमें लिखा है कि सियोल और अन्य कुछ जगहों पर अज्ञात हमले हो रहे हैं। सभी को घर के अंदर रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। फिर वो अपने बेसमेंट अपार्टमेंट के बाहर का शोर सुनता है। वो खिड़की खोलकर झांकता है। वो देखता है बाहर सब नरक जैसा है, लोग एक दूसरे को काट फाड़ रहे हैं। वो अपने उसी पड़ोसी को फिर से देखता है जो अब भी सड़कों पर घूम रहा है और तबाही मचा रहा है। अब उसे अपनी माँ की चिंता सताने लगती है और वो अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं मिलता। रात और गहरी हो जाती है। मिंजुन अपार्टमेंट की सारी लाइट्स बंद कर देता है और कंबल में लिपटकर कोने में बैठ जाता है। वो किसी भी तरह नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, न सिग्नल न कोई अपडेट्स। वो टीवी ऑन करता है ताकि इस स्थिति की कोई खबर मिल सके। न्यूज एंकर बताता है कि देश भर में अज्ञात नागरिकों द्वारा कई भयानक हत्याएं की जा रही हैं। सरकार इसे अंधाधुंध आतंकवाद का नाम दे रही है और कह रही है कि वो इसकी जांच कर रही है, लेकिन असली वजह या कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। एंकर सबको घर के अंदर रहने, दरवाजे खिड़कियां बंद रखने और बाहर की दुनिया से हर हाल में बचने की सलाह देता है। अगला अपडेट भी आ जाता है जिसमें पता चलता है कि बुसान भी गिर चुका है। अब सिर्फ सियोल, बुसान और इंचन ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी ऐसे ही हिंसक घटनाएं हो रही हैं। हर जगह पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस तैनात की जा रही हैं, लेकिन हालात पहले ही काबू से बाहर लग रहे हैं। मिंजून को पूरी तरह से निराशा घेर लेती है।
जैसे डरावनी खबरों के बम एक के बाद एक उस पर गिर रहे हों। वो इतना सन्न रह जाता है कि उसे लगता है शायद वो सपना देख रहा है, कोई बुरा सपना जिससे वो जाग नहीं पा रहा, क्योंकि जो उसने अभी अभी सुना उसके हिसाब से तो लगता है जैसे दुनिया पर ज़ॉम्बीज़ का कब्जा हो गया है। लेकिन ऐसा तो सिर्फ गेम्स और मूवीज में होता है, असलियत में नहीं। और फिर अब तक जो भी उसने देखा है सब कुछ सच ही लग रहा है। उसे जवाब चाहिए और ऐसे डिम लाइट वाले कमरे में छुपकर बैठने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वो बाहर जाने का फैसला करता है ताकि बिल्डिंग का मेन डोर अच्छे से बंद कर सके, लेकिन अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने से पहले वो चुपके से पीप होल से बाहर झांकता है, ये पक्का करने के लिए कि कहीं बाहर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं घूम रहा। जब सब साफ दिखता है तो वो दरवाजा थोड़ा सा खोलता है और बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है, चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई होती है। जब वो बिल्डिंग के मेन डोर तक पहुंचता है, वो बाहर झांक कर देखता है, उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है जो सड़क पर घूम रहा है। वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और जितने भी ताले हैं सब लगा देता है। अब उसका अगला मिशन है ऊपर की मंजिलों पर जाकर देखना कि कहीं कोई और सर्वाइवर तो नहीं है। लेकिन जितनी खामोशी है उससे तो नहीं लगता कि ऊपर कोई है। फिलहाल उसे लगता है कि रिस्क लेना सही नहीं है। वो तय करता है कि सुबह तक इंतजार करेगा। उसे यकीन है कि पुलिस या मिलिट्री वाले आखिरकार आकर सबको बचा लेंगे। वो फिर से टीवी ऑन करता है और उम्मीद करता है कि कोई अपडेट मिल जाए, लेकिन इससे पहले कि कुछ काम की खबर आए ब्रॉडकास्ट ही बंद हो जाता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता, तो वो लेट जाता है, सोने की कोशिश करता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नींद आना तो दूर की बात है, सबसे ज्यादा उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। वो सोचता है बस कल ही तो वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान था कि उसे जीने का मन ही नहीं था और बस मारना चाहता था। उसने तो यहां तक सोच लिया था कि काश पूरी दुनिया ही जल जाए, और अब लगता है जैसे उसकी वो ख्वाहिश सच हो गई हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी आसान हो गई है। अब तो उसे जिंदा रहने के लिए ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं बदला है। पहले भी सब नरक जैसा था जो अब भी है। तो ये सारे ज़ॉम्बीज़ और दुनिया के खत्म होने जैसी बातें उसे डराती नहीं है, क्योंकि सच कहें तो वो पहले ही जितना दुखी हो सकता था हो चुका है। फिर सुबह होती है, सड़कों पर जगह जगह छोड़ी हुई गाड़ियां पड़ी हैं और ज़ॉम्बीज़ हर तरफ घूम रहे हैं। मिंजून आखिरकार मेन डोर खोलता है और बाहर झांकता है। हवा में कुछ अजीब सा है, खून की गंध इतनी तेज है कि वो दरवाजा तुरंत बंद कर देता है और फिर से ताले लगा देता है। वो कहता है बिना तैयारी के बाहर जाना तो सीधा सुसाइड होगा। तो वो किचन में जाता है और खुशकिस्मती से उसके पास ठीक ठाक सामान है। 4 पैकेट रेमन, 6 कप नूडल्स, थोड़ा इंस्टेंट राइस और कच्चा चावल भी। इतने खाने का सामान है कि करीब 2 हफ्ते भूखा नहीं रहेगा। उसके पास 3 पानी की बोतलें हैं और अच्छी बात यह है कि नल में अभी भी पानी आ रहा है। गैस भी चल रही है। अगर वो सही से सामान मैनेज करे तो शायद 1 महीना निकाल सकता है, और तब तक शायद कोई बचाव दल आकर उसे यहां से निकाल ले। फिलहाल उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी मां है। नेटवर्क नहीं है तो वो पता भी नहीं कर सकता कि उसकी मां के साथ क्या हुआ। अभी तो बस वो यही उम्मीद कर सकता है कि उसकी मां सही सलामत हो। तभी उसे याद आता है कि इस बिल्डिंग में 5 घर और हैं। उनमें से एक में एक कॉलेज का लड़का रहता था जो रूफटॉप वाले कमरे में रहता था। उसे याद है कि वो लड़का बड़ा प्लेबॉय था। वह हर मंगलवार अपनी गर्लफ्रेंड को लाता था और सोचता है क्योंकि कल मंगलवार था तो हो सकता है वो दोनों ऊपर फंसे हों। मिंजून हिम्मत जुटाता है और ऊपर की मंजिलों पर चढ़ना शुरू करता है। रास्ते में हर फ्लोर के कमरे चेक करता है, लेकिन कहीं कोई नहीं मिलता। अब बस रूफटॉप वाला कमरा बचा है। वह ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि रूफटॉप का दरवाजा खुला है और जिस कमरे में वो कॉलेज वाला लड़का रहता था उसका दरवाजा भी खुला है। जैसे ही वो अंदर जाता है, जो देखता है वो उसे देखना नहीं चाहता था। कमरे में सब कुछ बिखरा होता है। कमरे के दूसरी तरफ लड़की पहले ही मर चुकी है और वो कॉलेज वाला लड़का अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। लेकिन शुक्र है कि मिंजून की नजरें डेड बॉडी पर नहीं पड़ती, क्योंकि वो उसके ब्लाइंड स्पॉट में है, और ज़ॉम्बी की नजरें भी अब तक मिंजून पर नहीं पड़ती। उसके सामने बस खून फैला हुआ दिखता है, जो देखकर वो कांपने पर मजबूर हो जाता है। वो तुरंत उस कमरे को और एक्सप्लोर करने का इरादा छोड़ देता है और पीछे हटने लगता है। जैसे ही वो चुपचाप पीछे हटने की कोशिश करता है, वह गलती से पौधे के गमले को गिरा देता है, जिससे ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अंदर से वो डरावनी गुर्राहटें सुनता है और फिर मिंजून पूरी ताकत से छत की ओर भागता है। लेकिन जैसे ही वो छत का गेट खोल के छत पे पहुंचता है, उसकी हड़बड़ी से वो फिसल जाता है। ज़ॉम्बी लड़का अपने कमरे से बाहर निकलता है और सीधे हमारे लड़के पर झपट पड़ता है। मिंजून चालाकी से ज़ॉम्बी की गति का फायदा उठाता है। वह बस नीचे झुक जाता है, ज़ॉम्बी को अपने सिर के ऊपर से जाने देता है और धक्का देकर उस कमीने को छत से नीचे गिरा देता है। यह नजारा उसकी सांसें कुछ पल के लिए रोक देता है। उसके घुटनों में जरा भी ताकत नहीं बचती, वह बस वहीं गिर जाता है। बिना कोई देरी किए वह दरवाजा बंद करके नीचे भागता है और खुद को अपने अपार्टमेंट में बंद कर लेता है।
वह अब तक उस जिंदगी और मौत के मुठभेड़ से उबर नहीं पाया है। वह अब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि वह रूफटॉप कॉलेज लड़का, जिसे वह अपनी उम्मीद मानता था, अब उन दिमागहीन मृतकों में से एक बन चुका है। और उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि उसी ने उसे ऊपर से धक्का देकर उसे उसकी मौत की ओर भेज दिया। लेकिन फिर भी वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। उसने जो किया वह सिर्फ आत्मरक्षा थी। हमला तो कॉलेज लड़के ने ही पहले किया था। एक और रात आती है और पिछली रात की तरह मिंजून को मजबूरन इस अंधेरे बेसमेंट अपार्टमेंट में अपना समय बिताना पड़ता है। मिंजून बस चुपचाप बैठा रहता है। कॉलेज लड़के की मौत का गिल्ट उसे अंदर से खा रहा है। वह फिर से उठता है और बाहर सड़कों पर जाता है, उम्मीद करता है कि शायद वह कॉलेज लड़का फिर से दिख जाए। उसे उसके सामने एक जॉम्बी दिखता है। जब जॉम्बी घूमकर उसकी तरफ देखता है तो वह कॉलेज लड़के की टूटी हुई गर्दन को उसके दाहिने कंधे पर लटकते हुए देखता है। यह देखकर मिंजून को राहत भी मिलती है और डर भी लगता है। उसे राहत मिलती है कि उसका सीनियर अब भी जिंदा है, लेकिन डर इस बात का है कि उसके सामने खड़ा यह लड़का अब इंसान नहीं रहा। वह मन ही मन अपने सीनियर से माफी मांगता है और दरवाजा बंद कर लेता है। इस मुठभेड़ से उसे यह सीख मिलती है कि ये लोग अब सिर्फ जॉम्बी हैं, इंसान नहीं। अगला दिन आता है, यानी महामारी शुरू हुए तीसरा दिन। उसने खुद से एक हॉटपॉट में खाना बनाया है। असल में वह उन चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है जिन्हें पकाने में ज्यादा गैस नहीं लगती है। उसकी योजना है कि जब तक गैस है ताजा खाना खा ले, बाद में पैकेट वाला खाना काम आएगा। उसके दिमाग में एक बात बार बार घूम रही है, उसे मदद का इंतजार करते हुए अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर खाना खत्म हो गया और मदद नहीं आई तो वह बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल उसे इस बात की राहत है कि पूरी बिल्डिंग में अब कोई जॉम्बी नहीं है, बस वही रूफटॉप कॉलेज लड़का था, लेकिन वह भी अब बिल्डिंग से बाहर है। राहत या मदद पाने के लिए वह सोचता है कि छत पर आग जलाकर ध्यान आकर्षित करे। इसके अलावा वह जल्द ही इस अपार्टमेंट बिल्डिंग को छोड़ने का भी सोच रहा है। कुछ दिन पहले उसने अपनी जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी थी, तो अगर बाहर मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी वह 2 बार मौत के मुंह से बच चुका है, जिससे उसे अब इन राक्षसों से लड़ने का आत्मविश्वास मिल गया है। अब ये जॉम्बी जैसे लोग उसे डराते नहीं हैं। अचानक उसका फोन बजने लगता है। असल में ये उसकी माँ का फोन है, तो वह बिना एक सेकंड गंवाए कॉल उठा लेता है। उसकी चिंतित माँ जल्दी से उसकी खैरियत पूछती है। वह तुरंत भरोसा दिलाता है कि वह अपने घर में अकेला है और माँ से पूछता है कि वह कहाँ है। उसकी माँ बताती है कि वह परसों मिलिट्री से मिली थी और अब सियोंग नाम के शेल्टर में है। वह मिंजन को चिंता न करने को कहती है और सलाह देती है कि वह घर के अंदर ही रहे। वह वादा करती है कि रेस्क्यू टीम से उसे निकालने की गुजारिश करेगी। थोड़ी ही बातचीत के बाद फोन का सिग्नल चला जाता है। फिर भी मिंजून को अपनी माँ की आवाज सुनकर खुशी होती है। यह साफ संकेत है कि वह जिंदा है। और अचानक उसे संदेश मिलने लगते हैं। असल में ये उसके 2 ओटाकू दोस्त हैं, और चूंकि वे मैसेज भेज पा रहे हैं, इसका मतलब वे भी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। लगता है ये दोनों अपने अपने ठिकानों में इतने आराम से हैं कि इस आफत के बीच भी मजाक कर रहे हैं। उसके दोनों दोस्त एक दूसरे के करीब रहते हैं, तो मिंजून को यकीन है कि उन्होंने एक दूसरे की मदद की होगी, अपने दोनों लड़कों की भी। वह अब तक सिर्फ अपनी मां के जिंदा होने की पुष्टि कर पाया है। अब एक और शख्स है जिसके बारे में वह जानना चाहता है कि क्या वह जिंदा है, और वह है हिएना, वही लड़की जो हमेशा उसे ताने मारती थी। जिन लोगों को वह जानता है उनमें से वह उसके घर के सबसे करीब रहती है, लेकिन मिंजून को यकीन नहीं है कि वह कभी उसके घर वापस आएगी, क्योंकि पिछली बार जब वह आई थी तो उसे उसका घर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जब सियोंग बिन अपने चमचों के साथ मिंजून के घर में मस्ती कर रहा है। उनमें से एक ने याना को बुलाया है और वे सब मजाक कर रहे हैं कि याना को यह नहीं बताया गया कि वह मिंजून के घर आ रही है, जिसे वह सबसे ज्यादा नापसंद करती है। सब हंसी मजाक कर रहे हैं, जबकि मिंजून का दिमाग यह सोचकर खराब हो रहा है कि वह आ रही है। आखिरकार वह आती है, और जब वह इस छोटे से घर को देखती है जो कचरे जैसा दिखता है, तो बस उसे घूरती रह जाती है। वास्तव में वह उस सीमा रेखा को पार करने और अपने कदम इस गंदे और सस्ते से स्थान में रखने को लेकर 2 बार सोच रही थी। आखिरकार वह बिना अंदर कदम रखे ही लौट जाने का फैसला करती है। उसे सिगरेट की बदबू बहुत घिनौनी लगती है। फर्श चिपचिपा और सीलन भरा है। इसके अलावा उसे इस बात से भी चिढ़ है कि किसी ने उसे बताया भी नहीं कि वह जिस जगह जा रही है वो मिंजून का घर है। बेचारा मिंजून तो पूरी तरह हैरान रह गया, यह देखकर कि उसने उसे कितना घिनौना महसूस कराया। उस समय उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात से नहीं हो रहा था कि पार्क बिन और उसके दोस्त उसके घर में घुस आए, बल्कि हान येना की उसके घर को देखकर नफरत से भरे एक्ट ने मिंजून को तोड़ दिया था। प्रेजेंट में जब वह अपने टॉयलेट सीट पर बैठा है तो उसे सच में बहुत जिज्ञासा हो रही है कि हान येना जिंदा है या नहीं।
क्या वो ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर वह ज़ॉम्बी भी बन गई हो तो भी मिंजून का दिल उसके लिए नहीं बदलेगा। देखिए, मिंजून के पिता अस्पताल के निदेशक हैं, तो उसे उम्मीद है कि उसके पिता को जरूर पता होगा कि इस वायरस का कारण क्या है, जिससे वह इस बीमारी का इलाज खोजने वालों में से एक हो सकता है। लेकिन फिर भी उसे उसकी हन येना की जिंदगी की चिंता खुद की जिंदगी से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आखिरकार वह जितनी अमीर है, हो सकता है वह पहले ही बच निकली हो। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है। उस आवाज को सुनकर वह थोड़ा परेशान हो जाता है। दरवाजे के दूसरी ओर से आवाज लगातार उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती रहती है। आखिरकार वह आवाज पहचान जाता है। असल में वह हन येना ही होती है, जो उसके अपार्टमेंट के बाहर है। खिड़की से वह उसे पुकार रही है, ध्यान रख रही है कि आवाज ज्यादा तेज ना हो। फिर भी उसकी आवाज जो बीज को उसकी ओर आकर्षित कर लेती है और वे उसकी ओर दौड़ने लगते हैं। उन्हें अपनी ओर भागते देख वह और भी घबरा जाती है और मिंजून से चिल्लाकर दरवाजा खोलने को कहती है। आखिरकार मिंजून दरवाजा खोलता है, उसे अंदर ले आता है और फिर से दरवाजा लॉक कर देता है। लड़की इतनी डरी हुई है कि पसीने से भीग गई है। चाहे जितनी भी गहरी सांस ले, उसका डर कम नहीं हो रहा। चिंतित मिंजून उसकी हालत देखता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह और भी हैरान है कि वह यहाँ उसके घर कैसे आ गई। हनियना किसी बात का कुछ जवाब नहीं देती और जमीन पर बैठ जाती है। जैसे ही मिंजून उसके करीब जाता है, वह उसकी शर्ट पकड़ लेती है और अचानक उसे गले लगा लेती है, जिससे मिंजून पूरी तरह से हैरान रह जाता है। लड़का तो सच में बोलने की हालत में नहीं है। जब तक वह उसकी शर्ट पकड़े रहती है, फिर हिम्मत करके वह पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था। इन सब बातों का हानिया कोई जवाब नहीं देती और बस मिंजून से लिपटी रहती है। फिर मिंजून दोबारा पूछता है कि क्या वह ठीक है, जिसके बाद याना खुद को मिंजून से अलग करती है और फिर उसका धन्यवाद करती है। ये पहली बार है जब वह उसके प्रति इतनी दयालु है और कहती है वह खुद मानती है कि अगर मिंजून ने आज उसकी मदद नहीं की होती तो वह अब तक इन ज़ॉम्बीज़ की शिकार हो चुकी होती। उसके इस सरप्राइजिंग ग्रेटिट्यूड की बात सुनकर मिंजून चौंक जाता है और थोड़ा शर्मिंदा भी हो जाता है और कहता है कि उसे ये देखकर अच्छा लगा कि वह सुरक्षित है। फिर याना अपने आसपास नजर घुमाती है और देखती है कि मिंजून के घर में वही अकेला है। मिंजून बताता है कि उसकी माँ 3 दिन पहले बाहर गई थी और अब तक वापस नहीं आई, लेकिन किस्मत से वह उससे संपर्क कर पाया और वह ठीक है। आखिरकार उसकी माँ को एक मिलिट्री यूनिट ने सुरक्षित निकाल लिया, तो उसके लिए सब ठीक है। ये सुनकर याना खुश हो जाती है क्योंकि वे माता पिता की बात कर रहे हैं। मिंजून को जिज्ञासा होती है और वो उससे पूछता है कि उसके परिवार का क्या हुआ। लड़की बताती है कि कम से कम उसके पिता तो सुरक्षित हैं, किसी सुरक्षित जगह छुपे हुए हैं। अपनी माँ के बारे में बताते हुए याना सोच में पड़ जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभालकर कहती है कि उसके माता पिता ठीक हैं। वह तुरंत टॉपिक बदलकर पानी मांगती है और बताती है उसे कई दिनों से पानी नहीं मिला। वह फोन चार्जर भी मांगती है ताकि उसका फोन फिर से चालू हो सके। समय तेजी से बीतता है, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आती है। लड़की को पानी पीता हुआ देख मिंजून सोचता है ये लड़की तो पानी पीने की मशीन है। जिस तरह से वह पानी पी रही है, उससे मिंजून की पूरी राशनिंग स्ट्रैटेजी खतरे में पड़ गई है। मिंजून सच में परेशान हो जाता है क्योंकि अगर पानी की सप्लाई कट गई तो वे दोनों जिंदगी भर के लिए फंस जाएंगे। लेकिन वह उसकी स्थिति भी समझता है। आखिरकार लड़की अभी अभी ज़ॉम्बी हमले से बचकर आई है। मिंजून पूछता है कि क्या वह सीधे अपने घर से यहाँ आई है, क्योंकि उसका यहाँ छुपना समझ नहीं आता। याना बताती है कि वह पिछले कई दिनों से खुद ही बाहर जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। उसे तो घर जाने का मौका ही नहीं मिला, जो मिंजून के लिए हैरानी की बात है। वह बताती है कि 3 दिन पहले उनकी बातचीत के बाद वह बाहर घूमने गई थी और तभी सब कुछ बर्बाद हो गया। लोग डर के मारे भाग रहे थे, चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या करना है, तो वह भी भागी और पास की सीढ़ियों में छुप गई। 3 दिन तक वह वहीं किसी के आने और बचाने की उम्मीद में इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। मिंजून हैरान रह जाता है कि याना 3 दिन तक बाहर बिना किसी सुरक्षा के अकेले रही। किस्मत से सीढ़ियों के पास एक अनलॉक्ड दरवाजा था। एक छोटा मीटिंग रूम उसकी जान बचाने वाला बन गया, लेकिन वह भी ज्यादा कुछ नहीं दे सका। वहां सिर्फ एक वाटर जग था जिससे उसने खुद को जिंदा रखा। लेकिन तीसरे दिन तक याना पूरी तरह थक चुकी थी और अब और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे अपनी भलाई के लिए खाना और पानी ढूंढना था, इसलिए वह बाहर निकली। उसे उम्मीद थी कि शायद वह घर पहुंच जाए और अगर किस्मत अच्छी रही तो पुलिस से भी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसे जो लोग मिले वे केवल मरे हुए लोग थे जो अब ज़ॉम्बीज़ बन गए थे और एक दूसरे का मांस चबा रहे थे और बेरहमी से लोगों को मार रहे थे। यह एक डरावनी सच्चाई थी और जब वो अपने घर के पास पहुंचती है, वो देखती है कि उसके घर जाने का रास्ता बंद था। तो उसने एक और रास्ता आजमाया। गली के रास्ते चुपके से अपने मोहल्ले तक पहुंचने की कोशिश की और उसे एहसास हुआ कि वह मिंजून के मोहल्ले के पास से भी गुजर रही है। दुर्भाग्य से गली का रास्ता इस्तेमाल करने के बाद भी दूसरा रास्ता ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था। वहां से बिना देखे निकलना नामुमकिन था।
लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाई और वही रास्ता चुना। भागते हुए उसे याद आया कि मिंजुन का घर पास ही है और पिछली मुलाकात के कारण उसे उसका पता भी थोड़ा बहुत याद था। वह बुरी तरह चाहती थी कि मिंजुन जिंदा हो, क्योंकि वह 3 दिन पहले सुरक्षित घर चला गया था। लड़की ज़ॉम्बीज से छिपके निकलती हुई सोचती है, उन्हें क्या कहना चाहिए नफाइन। उसे ये भी नहीं पता था, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से उन मरे हुओं ज़ॉम्बीज को चकमा दिया और आखिरकार मिंजुन के घर के पास पहुंच गई। और इसी तरह वह यहां पहुंची थी। मिंजुन ये सुन के हैरान रह गया कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई और बाहर जाकर इतने साहसी फैसले लिए। लड़की मिंजुन की बहुत आभारी थी कि वह घर पर मिल गया, वरना उसकी जान ही चली जाती। फिर लड़की उठ खड़ी होती है और कहती है कि वह बहुत गंदी महसूस कर रही है और अगर पानी है तो नहाना चाहती है। उसके पसीने से भीगे हुए बगल देखकर मिंजुन अजीब सा फील करता है और उसे पहनने के लिए नए कपड़े ऑफर कर देता है। लेकिन याना इस ऑफर को गलत समझ लेती है और उसे बेहुदा हरकत समझकर उसकी जमकर धुलाई कर देती है। बेचारा बार बार लूजर कहलाता है और मार खाता है, पर मिंजुन को यह समझ ही नहीं आता कि उसने गलत क्या किया। फिर याना कहती है वह सच में बहुत थकी हुई है और नहाना चाहती है। फिर मिंजुन से उससे पूछती है क्या वो नहा सकती है। मिंजुन हकलाते हुए उसे इजाजत दे देता है। उसे अब भी नहीं पता कि उसे इतनी मार क्यों पड़ी। जब वह नहाने जा रही होती है, मिंजुन सोच में पड़ जाता है। उसके आने से पहले वह खुद बाहर निकलकर अकेले ही कुछ करने का सोच रहा था, लेकिन अब जब वह उसके साथ फंस गया है तो उसे लड़की को अकेले छोड़ने का ख्याल भी बुरा लग रहा है। साथ ही अगर वह यहीं रुके तो उनके पास अनंत संसाधन नहीं है। जो खाना उसने जमा किया था वह सिर्फ एक आदमी के लिए 1 महीने भर का है। अब उनकी चीजें अपने आप आधी हो गई हैं। हालात बहुत खराब हैं और उसे मजबूर कर रहे हैं कि वह कुछ अलग सोचे। लेकिन साथ ही भाई हैरान भी है कि स्कूल की हाई क्लास याना उसके घर में नहा रही है। ये उतना ही अजीब है जितना कि ये ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स। उसे अपने स्कूल के पुराने किस्से याद आते हैं, जब उसका बर्ताव इतना ठंडा था कि वो उसकी तरफ नजर उठाना भी जरूरी नहीं समझती थी। वह तो उसके लिए बस एक कीड़ा और आंखों की किरकिरी था। तभी मिंजुन चौंक जाता है जब वह उससे कपड़े मांगती है, क्योंकि वह 3 दिन से वही कपड़े पहने हुए है। मिंजुन दौड़कर कपड़े ढूंढने जाता है और पूछता है कि उसे किस तरह के कपड़े चाहिए। जो सुन के याना कहती है उसे फैशन की कोई परवाह नहीं है। आखिरकार ये ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स है, इसलिए उसे जो भी मिले चलेगा। इसी बीच वह उसे मजाक में शॉर्ट किंग भी कह देती है। बेचारा बिना वजह ही ताने सुन रहा है। मिंजुन जब कपड़े देता है तो उसे थोड़ी शर्माती है। याना तुरंत उसकी कपड़ों की बदबू से परेशान हो जाती है और कुछ और पहनने को कहती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके सारे कपड़े एक जैसी ही बदबू मारते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नए कपड़े पहनने के बाद भी याना को वह बदबू बहुत अनकंफर्टेबल लगती है, लेकिन वह सोचती है कि अपने कपड़े सूखने तक वह यह झेल लेगी। वह उसे सलाह देती है कि कपड़ों को ठीक से स्प्रे किया करे और सोचती है कि अकेले रहने वाले मर्द सच में गंदे होते हैं, जैसी अफवाहें या नोकेन मैं बिगाइट्स है। उसे इससे बहुत दिक्कत है। लड़की फिर भी इस हालत में हंस देती है, क्योंकि हालात इतने गंभीर हैं। मिंजुन को उसकी हरकतें समझ नहीं आती और उसे लगता है कि शायद वह पागल हो गई है, जो ऐसी हालत में भी खुशबू की चिंता कर रही है। बाहर ज़ॉम्बी कराह रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं, लेकिन अंदर मिंजुन और याना खाना खा चुके हैं। लड़की मिंजुन से उसकी योजना के बारे में जानना चाहती है और कहती है कि अगर वे इंतजार करें तो कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। मिंजुन फिर बताता है कि उसके आने से पहले उसकी योजना थी कि वह कल किसी और जगह चला जाए। ये बात याना को बहुत बेवकूफ़ी वाली लगती है, क्योंकि उसके घर में अभी भी काफ़ी खाना और पानी है। वह डरी हुई है, क्योंकि रास्ते में उसकी जान जाते जाते बची थी, इसलिए वह फिर से बाहर जाने का जोखिम नहीं लेना चाहती। मिंजुन फिर अपनी बात क्लियर करता है कि अब जब वो यह है उसके साथ, तो वह ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। वह भी मानता है कि याना की तरह इंतजार करना ही ठीक है, शायद उन्हें बचाने कोई आए। लेकिन फिर याना डर के साथ कहती है कि अगर कोई नहीं आया तो उनके पास संसाधन खत्म हो जाएंगे। मिंजुन को सच कहूं तो उसकी समझ ही नहीं आ रही। क्या वो चाहती है कि हमारा लड़का खुद बाहर जाए? याना उलझन में है और साफ तौर पर कोई मतलब नहीं बना रही, जबकि मिंजुन उसे समझा रहा है कि वे आसानी से ऊपरी मंजिलों के घरों में घुस सकते हैं और उनके रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे उनकी जिंदा रहने की संभावना और बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें यह खतरा है कि वे ज़ॉम्बियों से टकरा सकते हैं और सिर्फ रूफटॉप ही ऐसी जगह है जहां कोई ज़ॉम्बी नहीं है। और अगर उनका खाना खत्म हो गया तो बाहर जाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा। ये सुन के याना डर से कांप उठती है और इस विचार को सख्ती से नकार देती है। मिंजुन पूरी कोशिश करता है उसे समझाने की कि ऐसी स्थिति में यह काम करना जरूरी है। फिलहाल वो ऐसे किसी डार्क फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं चाहती। उसे लगता है कि मिंजुन बस इसलिए बाहर जाने की बात कर रहा है क्योंकि उसने अभी तक दुनिया की असली हालत नहीं देखी। ज़ॉम्बी हर जगह हैं और वे पास आने वाले हर इंसान को मार रहे हैं। मिंजुन फिर कहता है कि उसका इस मोहल्ले तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, और अगर वो 1 किलोमीटर लंबी ज़ॉम्बीज से भरी सड़क पार कर सकती है तो शायद उनकी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। याना हैरान है कि वो डर के बजाय इतनी हिम्मत से बात कर रहा है।
फिर मिंजुन कहता है कि आखिरकार वो ज़ॉम्बीज़ का सामना कर रहे हैं और उसने खुद देखा है कि एक ज़ॉम्बी के काटने से कोई भी ज़ॉम्बी बन सकता है, लेकिन उसे अपनी जान की ज्यादा परवाह नहीं है। इसीलिए अगर हालात बिगड़ भी जाएं तो उसे डर नहीं लगता। उसकी जिंदगी में तो वैसे भी कुछ नहीं बदलेगा, चाहे वो मर भी जाए। ये सुन के याना उसे सांत्वना देने या दिलासा देने के बजाय उसे अलग थलग कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ अपनी ही सोच रहा है, उसे जम्बी नहीं बनना और अपनी पढ़ाई विदेश में जाके पूरी करनी है। जो कि बहुत मजेदार है क्योंकि अब उसे पढ़ाएगा कौन? प्रोफेसर अंडेड वॉकर। तभी मिंजन को याद आता है कि याना ने अब तक बचने के लिए ज़ॉम्बीज से बचकर ही काम चलाया है, शायद उन्हें इसी पर ध्यान देना चाहिए। वो ये भी कहता है कि सभी ज़ॉम्बी तेज नहीं दौड़ सकते, कुछ बुरी तरह घायल हैं और धीरे धीरे चलते हैं, तो कुछ तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते, बस पड़े रहते हैं। और जो दौड़ भी सकते हैं उनकी रफ्तार आम इंसानों से कम है। इसका मतलब है कि उनके पास कम से कम ज़ॉम्बीज से तेज भागने का अच्छा मौका है। उदाहरण देने के लिए मिंजुन टैग खेलने का खेल याद दिलाता है। वो लड़की को कहता है कि इसे ऐसे सोचो जैसे टैग खेल रहे हैं, तो डर के बजाय मजा आ सकता है। याना उसे बेजान नजरों से देखती है। वह यकीन नहीं कर पा रही कि ये आदमी ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स को बच्चों के खेल जैसा बता रहा है। वे लोग मजाक करना बंद कर देते हैं और याना कहती है कि उसका आज के लिए बस हो गया है, अब उसे सोना है। आखिरकार वो कई दिनों से सोई नहीं है। मिंजुन उनके लिए कंबल लाता है और आराम से उसके लिए बिस्तर लगाता है। याना को उसकी चाल पर शक होता है और तभी उसे बाथरूम के पास सोने का आदेश देती है। भाई को यह मंजूर नहीं है। वो याद दिलाता है कि ये उसका घर है और वो बाथरूम के पास नहीं सोना चाहता। याना कुछ नहीं कर पाती तो मान जाती है और कहती है कि वो किसी अजनबी के घर में है। वो मान जाती है और खुद ही उस जगह के पास सोने के लिए कहती है। उसकी बातें और भी अजीब हो जाती हैं जब वो कहती है कि अब वो सीढ़ियों पर बाहर सोने जा रही है। मिंजुन को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो उसे अंदर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन याना उसे याद दिलाती है कि ये उसका घर है, तो उसे आराम से सोने चाहिए, न कि याना को। फिर मिंजुन जोर देता है कि वो नहीं चाहता कि वो बाहर जाए। याना हंसती है और उसे चिढ़ाती है कि वो उसके एक मजाक पर ही फंस गया और कहती है कि उसे किचन में सोने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में बहस चलती रहती है और आखिरकार हमारा लड़का हार जाता है और उसे बाथरूम के पास ही सोना पड़ता है। फिर भी वो शुक्रगुजार है कि कम से कम सुरक्षित छत के नीचे है, क्योंकि यही सबसे जरूरी है। और भले ही उसे याना की मौजूदगी अच्छी लगती है, उसे लगता है कि वो बहुत बातें करती है जो मजेदार है और याना की थैंक यू करता है क्योंकि अब वो और अकेला नहीं है। रात ज़ॉम्बीज की कराहट के साथ गुजरती रहती है। तभी याना परेशान होती रहती है और सो नहीं पाती। वो अचानक मिंजुन को बुलाती है, जिससे वो घबरा जाता है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि याना खुद उसे उसके कमरे में आकर उसे सोने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि याना को अकेले डर लग रहा है। मुझे ये सॉफ्ट सीन बहुत पसंद आया, जो दोनों किरदारों की असलियत और कमजोरियां दिखाता है उनके स्वभाव के बावजूद। और बस वही होता है, हमारा लड़का उसके कमरे में आता है और कोने में बैठ जाता है। बाहर से ज़ॉम्बीज की आवाजें आ रही हैं। याना सोने की कोशिश करती है और सो भी जाती है, जबकि मिंजुन उसकी देखभाल करता है। फिर याना की नींद टूट जाती है और वह लेटे हुए ही बताती है कि उसने ऐसी डरावनी आवाजें कई बार सुनी हैं जब वो बाहर छुपी थी। फिर भी वो अब तक इन आवाजों की आदत नहीं डाल पाई है। ये डरावना है और अपनी बेबसी में वो कबूल करती है कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है। लेकिन हमारा लड़का चुपचाप बैठा रहता है, एक शब्द भी नहीं कहता। फिर सुबह होती है और ज़ॉम्बी अब भी उतना ही शोरगुल कर रहे हैं। किस्मत से याना तो चैन से सो जाती है, जबकि मिंजुन बेचारा कई घंटों से जाग रहा है। मुझे ये सॉफ्ट सीन बहुत पसंद आया, जो दोनों किरदारों की असलियत और कमजोरियां दिखाता है। उनके स्वभाव के बावजूद मिंजुन को यह बात बहुत दिलचस्प लगती है कि वही लड़की जो सोने से डरती थी अब इतनी गहरी नींद में सो रही है। सुबह के 9 बज चुके हैं। फिर याना आखिरकार जाग जाती है। वो तरोताजा महसूस कर रही है, लेकिन ये देखकर हैरान भी है कि मिंजुन जैकेट पहनकर बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। फिर मिंजुन उसे समझाता है कि वो छत पर जाकर देखना चाहता है कि ऊपर की हालत कैसी है। ये सुनकर याना को तुरंत डर लगने लगता है कि कहीं कोई इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी अचानक छत पर आकर मिंजुन पर हमला न कर दे, जबकि मिंजुन पहले ही बता चुका है कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मिंजुन इस बात को बहुत हल्के में लेता है और कहता है कि वो संभल कर रहेगा और ध्यान रखेगा। मिंजुन लड़की को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसका उसे जोरदार इनकार मिलता है। तो अब अयाना को यहीं रुकना है, जबकि मिंजुन बाहर जा रहा है। फिर मिंजुन सीढ़ियों से जाता है और अचानक देखता है कि गेट के शीशे में दरार आ गई है, जो पहले नहीं थी। ये बुरी खबर है क्योंकि हर चीज की एक हद होती है और शीशा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तभी उसे पीछे से याना की आवाज आती है, जो कहती है कि यहाँ बहुत बदबू है। वो मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है कि याना चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। याना को अच्छा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन दोनों छत की ओर बढ़ते हैं। वहां जाकर मिंजुन को छत वाले लड़के की गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है। उसे बेरहमी से मार दिया गया है और ये देखकर मिंजुन दुखी होकर प्रार्थना करता है,
याना बाहर ही इंतजार कर रही थी और राहत महसूस करती है कि अंदर कोई नहीं। मिंजुन उसे बुरी खबर देता है और कहता है कि उनके लिए अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा। वे दोनों प्लान बनाते हैं कि आग जलाकर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का ध्यान आकर्षित किया जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें सही समय पर आग जलानी होगी। याना सलाह देती है कि अगर ऐसी चीज पहले से तैयार कर लें जो हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही तुरंत जल जाए। जो सुन के मिंजुन कहता है कि आग इतनी तेज नहीं होगी कि हेलीकॉप्टर के जाने से पहले ही जल जाए। फिर याना सोचती है कि क्या उन्हें आसपास के बचे हुए बाकी लोगों को ढूंढना चाहिए। ये कहकर वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि कोई ध्यान दे, जो मिंजुन के मुताबिक बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है, क्योंकि इससे ज़ोंबीज उनकी आवाज़ सुन सकते हैं और उनकी तरफ आ सकते हैं, जिससे टूटा हुआ शीशा और भी खतरे में पड़ सकता है। और इसी तरह ये दोनों उसी जगह अकेले फंस सकते हैं। जिसके बाद याना कहती है वो यहाँ ऊपर चढ़ के नहीं आ सकते। जो सुन के मिंजुन कहता है क्या पता एंट्रेंस गेट का शीशा कब टूट जाए। फिर सीन चेंज होता है और हम रूम में याना और मिंजुन को अकेले देखते हैं। जब वे दोनों अकेले होते हैं तो याना मिंजुन से उसका MBTI टाइप पूछती है। आसान भाषा में ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसमें 16 तरह की पर्सनैलिटी होती है। आप भी इसे ऑनलाइन दे सकते हैं। वैसे मिंजुन ने इसके बारे में कभी नहीं सुना होता और याना बताती है कि वो पहले पर्सन से मिली है जो इन सब को यूज नहीं करता, और साथ ही कहती है फिर तो वो इंस्टाग्राम भी नहीं चलाता होगा, और अगर चलाता भी है तो उसके 50 से ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होंगे। इस बात पर वो अपनी जान भी लगा सकती है। लड़की उसे बिना वजह ताने मार रही है। फिर लड़की पूछती है कि उसे जिंदगी में क्या पसंद है, उसकी हॉबीज, वो करता क्या है सारा दिन। जब वो गेमिंग और अपने पसंदीदा ज़ॉम्बी गेम रेज जेड के बारे में बताता है तो लड़की मिंजुन पर हंसती है। वो मजाक करती है कि अब तो असली जिंदगी में ही ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स आ गया है, अब उसे गेम खेलने की जरूरत ही नहीं है। MBTI टेस्ट की बात पर उसे लगता है कि मिंजुन 100% इंट्रोवर्ट है। आखिर वो एक ऐसा इंसान है जो हमेशा घर में बंद रहता है और सोशल एक्टिविटी से दूर रहता है, और स्कूल में भी बस अपने आप में रहता है। याना कहती है कि तुम्हारे जैसा पर्सन कभी भी एक्सट्रोवर्ट नहीं बन सकता। फिर वो पूछती है कि क्या वो ज्यादा प्लानिंग करने वाला है या स्पॉन्टेनियस, जो MBTI का एक और पहलू है। फिर मिंजुन कहता है ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा और सोचता है कि ये लड़की बहुत बातूनी है, क्योंकि वो कभी भी मर सकते हैं और फिर भी उसकी बातें खत्म ही नहीं होती, क्योंकि उसे MBTI के बारे में कुछ नहीं पता। मिंजुन याना की पर्सनैलिटी को समझ नहीं पाता। हकीकत यह है कि ये वही लड़की है जिसने कभी उसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं था, लेकिन अब वो उसी के साथ फंसा हुआ है। याना मिंजुन को खेल खेल में लात मारती है और लगातार बातें करती रहती हैं। इंट्रोवर्ट मिंजुन सोचता है कि ये अनुभव अच्छा है या नहीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे इस तरह से पाएगा। मिंजुन पूरी तरह से खोया हुआ है, जबकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। जब याना देखती है कि वो खोया हुआ है और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, तो जोर से मिंजुन का नाम पुकारती है और पूछती है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। मिंजुन को लात पड़ती है और वो होश में आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो कहीं खो गया था। ये देखकर याना हैरान रह जाती है और उसे बुरा लगता है कि कोई लड़का उसके सामने ऐसे खो सकता है, और सही भी है। आखिर मिंजुन भी कुछ कम नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। याना आराम से बैठी कॉमिक पढ़ रही है और पूछती है कि क्या मिंजुन ने कपड़े धो लिए हैं, क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही है। लड़की बस बैठी है और मिंजुन पर निर्भर है, जिससे मिंजुन भी परेशान हो जाता है और सोचता है कि काश वो अकेला भाग जाए। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो उसका नौकर बनकर रहे, जो उसके लिए कपड़े भी धोए। ये भी उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि वो अपने इमोशंस खुलकर नहीं दिखा पाता। बिजली ना होने की वजह से उसे हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। वो शुक्र मनाता है कि पानी अभी भी आ रहा है, लेकिन खाने की हालत खराब है। सब कुछ निपटाकर वो याना को बताता है कि वो बाहर जा रहा है। मिंजुन को जाता देख याना उसे याद दिलाती है कि ज्यादा देर न करे। वो कहती है कि मिंजुन 30 मिनट के अंदर वापस आ जाए, यहां तक कि वो मंजन को देर होने पर धमकी भी देती है। मिंजुन सच में यहां असमंजस में है, लेकिन वो बाहर जाता है। उसकी मौजूदा दिनचर्या में कम से कम एक बार सुरक्षित रास्तों से मोहल्ले को चेक करना शामिल है। इन्फेक्टेड ज़ॉम्बियों के व्यवहार को ऑब्जर्व करने के बाद उसने कंक्लूजन निकाला है कि वे ठीक वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा गेम्स में दिखाया जाता है। यह रेबीज जैसी स्थिति है। वे सिर्फ जीवित इंसानों पर हमला करते हैं और मृत या अपने जैसे इन्फेक्टेड पर नहीं। इसके अलावा उसने देखा है कि उनकी नजर कमजोर है और वे दूर से आपको नहीं देख सकते, लेकिन यह विशेषता ज़ॉम्बी से ज़ॉम्बी में बदलती रहती है, और अगर आप 50 से 100 मीटर की दूरी पर हो तब तो वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करेंगे। उनकी सुनने की क्षमता बेहद तेज है, इसलिए मिंजन को बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। आखिरकार ज़ॉम्बीज धूप से नफरत करते हैं और दिन में उतने सक्रिय नहीं रहते जितना रात में, और धूप के टाइम अपने आप को छुपा लेते हैं। इसी अहम बात की वजह से मिंजुन को लगता है कि उन्हें रात में बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। एक और बात जो उसकी नजर में आई है वो ये कि इन इन्फेक्टेड ज़ॉम्बियों का व्यवहार उसके खेले गए गेम्स जैसा ही है,
और कहता है कि ये उससे बहुत मिलता है। उसे लगता है कि शायद वो खुद ही भ्रमित हो रहा है दोनों स्थितियों की तुलना करके, या फिर ये बस एक अजीब संयोग है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर ज़ॉम्बी सच में गेम्स जैसे ही हैं, तो मिंजुन को डर है कि सबसे बुरा टाइम अभी आना बाकी है और जल्द ही दुनिया का अंत निश्चित है। अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में याना बोर हो रही है और कॉमिक्स पढ़ रही है, और वो सारी कॉमिक्स पढ़ चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ऊपर से वो और ज्यादा चिढ़ गई है कि मिंजुन फिर से लेट है। उसकी झुंझलाहट और बढ़ जाती है जब उसे याद आता है कि मिंजुन ने उसे कई बार मना किया है और उसे इग्नोर किया है, जिसे अब उसे ठीक करना ही होगा। वाकई वो उसे एक गुलाम की तरह ट्रीट करती है। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उसे बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। ये उम्मीद की किरण लगती है, लेकिन असल में वो कुछ खास कर भी नहीं सकती। पिछली बार जब हेलीकॉप्टर आया था, इन लोगों ने आग लगाकर मदद की गुहार भी लगाई थी, लेकिन प्लान पूरी तरह फेल हो गया था और उन्होंने उसे पूरी तरह छोड़ दिया। और वक्त बीतता है। अब याना सच में घबराने लगती है। वो बेचैनी में अपने नाखून चबा रही है और मिंजुन के लौटने का इंतजार कर रही है। मिंजुन को बाहर गए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और वो अब तक घर नहीं लौटा, जो उसकी चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। उसे लगता है कि शायद उस पर हमला हो गया होगा। अपने डर को छुपाने के लिए वो मन ही मन कसम खाती है कि उसके लौटने पर वो उसे बहुत पीटेगी। उसे लगता है कि शायद मिंजुन को मार खाने में ही मजा आता है और मार खा के ही वो याना की बात मानता है। साथ ही याना पूरी तरह ठान चुकी है कि वो कल सुबह से उसे बाहर नहीं जाने देगी। लेकिन मजे की बात यह है कि सूरज ढलने तक वो उसका इंतजार करती रही और मिंजुन फिर भी नहीं लौटता। और उसे याद आता है जब मिंजुन ने कहा था अगर उसे आने में 1 घंटे से ज्यादा हो जाए तो याना समझ जाए कि मिंजुन भी इन्फेक्टेड हो गया है। याना बहुत घबरा गई है और दुआ कर रही है कि मिंजुन कहीं मरा ना पड़ा हो। सूरज डूबने के बाद और भी ज्यादा इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उसका शिकार करने निकलेंगे। वो डर के मारे कांप रही है और लगभग मान ही लेती है कि अब मिंजुन वापस नहीं आएगा। लड़की डर के मारे प्रार्थना करती है कि वो लौट आए, क्योंकि उसे फिर से अकेले रह जाने का डर है। इसी के साथ उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। गेट पर मिंजुन की आवाज आती है। मिंजुन का दिल सोने का था और वो लौट आया। वो याना कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि याना इतनी टूटी हुई दिखेगी। याना की आंखें आंसुओं से भरी हैं और वो रोने के कगार पर है। आखिरकार वो उसे 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक अकेला छोड़कर गया था। सबसे पहले वो उसे उसकी बेवकूफी के लिए घूंसा मारने जाती है, लेकिन मिंजुन उसे रोकता है और दिखाता है कि वो क्या लाया है। उसने हेलीकॉप्टर से गिरे पर्चे को इकट्ठा किया था। वो खुद सारे पर्चे लेने गया था, इसी वजह से उसे देर हो गई। याना हैरान रह जाती है जब वो पर्चा पढ़ती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फिर मिंजुन उसे समझाता है कि ये गंगबुक को पूरी तरह से लॉकडाउन किए जाने की घोषणा है और ये उनके लिए परेशानी की बात है, क्योंकि वे वहीं रहते हैं। अब सिर्फ 1 दिन बाकी है लॉकडाउन होने में। ऐसे में उनके लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। फिर मिंजुन उसे पर्चे का पिछला हिस्सा पढ़ने को कहता है, जिसमें अलग अलग एरिया के सिक्योरिटी स्टेटस के बारे में बताया गया है। पर्चा पढ़ के पता चलता है कि उनके मोहल्ले में इन्फेक्टेड रेशियो बाकी इलाकों के मुकाबले काफी कम है। कुछ जगहें सुरक्षित हैं तो कुछ को बेहद खतरनाक घोषित किया गया है। मतलब अगर कोई उन इलाकों में जाए तो बेवकूफ ही होगा। जिनमें से पता चलता है कि जोंगमुंगडोंग में सावधानी बरतने की जरूरत है, और इसके अलावा उनके आसपास के इलाके जैसे दोंगडिमुन, योंगस्वांग एंड सोंगनोंग बेहद खतरनाक है। ऊपर से सबसे बुरी बात यह है कि उनका इलाका भी जल्द ही बेहद खतरनाक इलाकों में शामिल हो जाएगा। तो एक ही जगह टिके रहने का उनका पहला प्लान अब उनके खिलाफ हो जाता है। फिर मिंजुन समझाता है कि यहां रहना और रेस्क्यू का इंतजार करना सबसे बेकार चॉइस है। तभी याना पूछती है कि क्या उनके पास बचे हुए समय में एरिया छोड़ने का कोई तरीका है। वो सवाल पर सवाल किए जा रही है, लेकिन जब याना बोल रही है, मिंजुन दोनों के लिए दिमाग लगा रहा है और सोचता है कि आखिर कितना डरावना होगा वो बेहद खतरनाक इलाका। हालांकि उसे पर्चे की बातों पर शक है, फिर भी वो कुछ और कर भी नहीं सकता। नान और वुजांग बुक जैसे इलाकों में जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए वे सियोल के उत्तर की ओर नहीं जा सकते। मिंजुन उनका प्लान बताता है। अब उन्हें हर हाल में हान रिवर तक पहुंचने का हर मौका इस्तेमाल करना होगा। सबसे तेज रास्ता वहां पहुंचने का शांगडोंग या डोंग डेमून से होकर जाता है, लेकिन क्योंकि ये इलाके खास तौर पर खतरनाक बताए गए हैं, इसलिए उन्हें अपनी किस्मत पर भरोसा करके पूर्वी इलाके से जाना होगा। समय कम है, इसलिए उन्हें अब जल्दी करनी होगी। मिंजुन आगे कहता है कि उन्हें यंग चांडोंग एरिया को निशाना बनाना चाहिए, जो थोड़ा घूमकर है पर सुरक्षित भी है। उसे सेना या पुलिस पर भी भरोसा है कि वे सुरक्षित क्षेत्रों को संभाले रखेंगे, जिससे बचने की संभावना और बढ़ जाती है। याना उनके बेहतरीन प्लान को सुन के बिना शब्दों के रह जाती है। उसने अब तक उसे एक हारा हुआ इंसान ही समझा था, लेकिन अब पता चला कि वह वाकई इस मुश्किल से निकलने का प्लान भी बना सकता है। मिंजुन मजाक के मूड में नहीं है
और तुरंत निकलने की बात पर जोर देता है, जो सुन के याना हिचकिचा रही है और जाने के लिए तैयार नहीं लगती। वह आखिरकार रात का खाना खाना चाहती है। यहाँ तक कि मिंजुन भी मानता है कि सुबह जल्दी निकलना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि रात में ज़ॉम्बी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। साथ ही वह उनके सुरक्षित जोन में पहुंचने की संभावना को लेकर भी काफी शक में है। याना फिर रिक्वेस्ट करती है कि वे कुछ दिन और रुकें, शायद कोई उन्हें बचाने आ जाए। उसकी इस सोच से मिंजुन और भी सख्त हो जाता है। वह ठंडेपन से कहता है कि अगर वह यहाँ बेसमेंट में मरना चाहती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह कल हर हाल में निकल जाएगा। लड़की के पास कोई जवाब नहीं होता और उसे मानना पड़ता है। वह मान जाती है और अपना खाना और सामान पैक करने लगती है, जिसके बाद वो एक और बैग मांगती है। हमारा लड़का उसे एक कैरियर बैग देता है जिसे वह इस्तेमाल कर सकती है। अगले दिन सूरज निकल चुका है और अब उनके निकलने का समय भी आ चुका है। भले ही आना नहीं चाहती, लेकिन उसे जाना ही होगा। साथ ही मिंजुन पूछता है कि क्या वह अपने पापा के अस्पताल को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। उसे याद आता है कि उसके पिता अस्पताल में काम करते हैं, तो मिंजुन सोचता है कि याना को कम से कम एक बार वहां जाकर देखना चाहिए, शायद वो वहां हो। फिर जवाब में याना उलझन और चिंता भरी नजर दिखाती है। फिर वह अपना चेहरा बदलती है और फिर कहती है कि उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता पहले ही गंगबुक से सुरक्षित निकल चुके हैं। यही सच है जो वह पहले नहीं बता पाई थी, कि उसके अपने माता पिता उसे पीछे छोड़ गए। ये सुन के मिंजुन के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता और वह कुछ नहीं बोलता। वे बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे और चुपचाप चलते हैं। फिर मिंजुन रास्ता दिखाता है और उनके लिए रास्ता साफ करता है। इस तरह वे एक गली पार कर लेते हैं, भले ही वहां ज़ॉम्बी घूम रहे थे। वे चलते रहते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से मोहल्ले से बाहर नहीं निकल जाते। याना वास्तव में हैरान है कि अब तक उनके लिए भागना कितना आसान रहा है। उसे लगता है कि जब वह मिंजुन के घर गई थी तो उसकी पिछली प्रतिक्रिया ने उसे हकीकत से ज्यादा डरा दिया था। हालांकि ऐसा अभी भी है। हमारा लड़का उसे अंधेरे इलाकों से सावधान रहने को कहता है, क्योंकि वहां ज़ॉम्बी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। यह सच है कि धूप में ज़ॉम्बी उतने आक्रामक नहीं होते, लेकिन हर ज़ॉम्बी के लिए ऐसा नहीं है। वे काफी दूर चल चुके हैं और याना हैरान है कि यंग चोंगडोंग इलाका कितना दूर है। मिंजुन उसे चलते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही वह शिकायत कर रही है कि ऐसी स्थिति में उनके पास साइकिल क्यों नहीं है। हमारा लड़का उसकी बातों से सहमत होते हुए याद दिलाता है कि वे शेयर स्कूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि नेटवर्क काम नहीं कर रहा। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि सारी साइकिलें कहीं गायब हो गई हैं। याना अचानक 5 मिनट का ब्रेक मांगती है, क्योंकि वे काफी दूर आ चुके हैं और उसके पैर दुख रहे हैं। मिंजुन सोचता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि चलो कैफे चलते हैं और कॉफी पीते हैं। उसकी ये हिम्मत याना को परेशान करने लगी है जब से वे उसके घर से निकले हैं, और सोचती हैं एक बार वो सेफ जोन में पहुंच जाए वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वह उस पर चिल्ला रही है। तभी मिंजुन कहता है कि शांत रहो, वरना आस पास के ज़ॉम्बीज सुन लेंगे और तुम एक मांस का टुकड़ा बन जाओगी। और समय बीतता है, लेकिन वे अब तक वहां नहीं पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था। मिंजुन चालाकी से याना को ये कहकर घसीटता रहता है कि वह बस पहुंच ही गए। वह लगातार चलता रहता है और साथ ही उसकी शिकायतें सुनता रहता है। फिर याना मिंजुन को कहती है, तुमने कहा था कि हम बस पहुंच ही गए। जो सुन के मिंजुन कहता है, बस थोड़ा और। इन्हीं सब के बीच मिंजुन सोचता है चलते चलते याना की कंप्लेंट्स को सुनना और ज़ॉम्बीज का ध्यान रखना उसे और भी ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। वह उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है और याना उससे पानी पीने को कहती रहती है, पर हमारा सख्त लड़का ये कहकर कि पानी बहुत कीमती है, उसे पानी पीने भी नहीं देता और कहता है कि इसे बाद में पीना। फिर चलते चलते दोनों एक बड़ी बैरिकेड के सामने पहुंचते हैं जो इलाकों को अलग करती है। मिंजुन बताता है कि वे आखिरकार पहुंच गए हैं और इतनी बड़ी बैरिकेड देखकर वह और भी पक्का हो जाता है कि वे सुरक्षित हैं। याना बचने की उम्मीद में खुशी मनाती है, लेकिन मिंजुन को कुछ खटक रहा है। मिंजुन परेशान है कि वहां कोई गार्ड या देखने वाला क्यों नहीं है जो बैरिकेड को सुरक्षित रखे। साथ ही याना ने अब तक कोई इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी नहीं देखा या सुना, तो जगह अब तक ठीक लग रही है। अचानक याना सुझाव देती है कि वे थोड़ी देर छुप जाएं ताकि आराम कर सकें। वे बिना रुके चल रहे हैं, लेकिन मिंजुन ये भी नहीं मानता। ये आदमी डेविड गॉगिंस बनने की ट्रेनिंग कर रहा है। वह उसे कहता है कि इतना ड्रामा बंद करो और बस साथ चलो। उसके शब्द और सख्त हो रहे हैं और याना उसकी इस हिम्मत पर उसे गालियां देती है। खैर, इसी तरह उनकी बहस की शुरुआत हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और मिंजुन ठंडेपन से उसे देख रहा है। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब वह सच में माफी मांग लेती है, लेकिन यही बात अब मिंजुन को चौंका रही थी। हमारा लड़का डर के मारे कांप रहा है क्योंकि ज़ॉम्बी पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ज़ॉम्बीज को आता देख मिंजुन जोर से कहता है, पीछे देखो। जैसे ही याना पीछे देखती है वो ज़ॉम्बीज को देखकर चीख उठती है, जबकि मिंजुन उसका हाथ पकड़ता है और दोनों पूरी ताकत से भागने लगते हैं। किस्मत से वे ज़ॉम्बीज से तेज हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि एक सुरक्षित मोहल्ला अचानक अनगिनत ज़ॉम्बी से कैसे भर गया। मिंजुन सुझाव देता है कि अभी भागना ही सही है और सौभाग्य से
आगे उन्हें एक सर्वाइवर दिख जाता है। वह आदमी उन्हें अंदर बुला लेता है और वे जल्दी से गेट बंद करने की कोशिश करते हैं। याना हैरान है कि मिंजुन उसके लिए इतना कुछ कर रहा है और साथ ही उसे छुपने के लिए भी कह रहा है। उस आदमी की मदद से वे जगह को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ज़ॉम्बी बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस जाता है। बैरिकेड टूटते ही वह आदमी उन्हें अपनी जान बचा के भागने को कहता है। याना को डरा हुआ देखकर मिंजुन उसे पीछे की ओर भागने के लिए कहता है। दोनों आगे की ओर दौड़ रहे हैं, उनके पीछे ज़ॉम्बी लगा हुआ है। भागते भागते वे एक बैरिकेड के पास पहुंच जाते हैं। फिर मिंजुन उसे फर्नीचर के ऊपर चढ़ने में मदद करता है। दुर्भाग्य से उन्हें अगले गेट तक पहुंचने के लिए एक ऊंची छलांग लगानी पड़ती है। किस्मत से दोनों सुरक्षित उतर जाते हैं, लेकिन याना बुरी तरह गिरती है और उसका पैर मुड़ जाता है। भाई का दिन बहुत खराब चल रहा है। वह उसकी इतनी सारी परेशानियां झेल रहा है और अब लड़की फिर से मुसीबत में पड़ गई है। ज़ॉम्बी अब बहुत पास आ चुके हैं और बस पहुंचने ही वाले हैं। इसी वक्त मिंजुन को एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। वह लड़का अपने अतीत को याद करता है। उसे याना की कई बातें याद आती हैं, जब याना ने उसे लड़ने के लिए, अपने बुलिस का सामना करने के लिए प्रेरित किया था। और उसे यह भी याद आता है कि अगर वह ऐसे ही जीता रहा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इसी पल में वह बहादुर बनने का फैसला करता है। वह अपने कोट में से एक ब्लेड निकालता है, मौत को गले लगाने के लिए तैयार। ये देख के याना की हैरानी से मिंजुन को देखने लगती है। तभी मिंजुन याना की रक्षा करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। भले ही मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, मिंजुन कायरों की मौत मरने से इनकार कर देता है और ज़ॉम्बीज का सामना करने का फैसला कर लेता है।